हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस पीवाईक्यू की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जून मंथ में हुए पॉलिटिकल साइंस के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। 33 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो हम शुरू करते हैं। तो 34th क्वेश्चन है हमारा। इसमें पूछा गया है कि कौन सी बुक में हर्बर्ट मार्कस ने यह हाईलाइट किया है कि जो टोटलिटेरियन कैरेक्टर है एडवांस सोसाइटी का, एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटीज का, वो टेरर और ब्रूट फोर्स पर बेस्ड नहीं है, बल्कि देयर एबिलिटी टू एक्सर्ट कंट्रोल थ्रू द परसुएसिव मैनिपुलेशन ऑफ नीड्स मेड पॉसिबल बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। ये किसने कहा है? हर्बर्ट मार्कस ने कहा है। और कौन सी बुक में कहा है? तो वह वन डायमेंशनल मैन 1964 में हर्बर्ट मार्कस से बुक लिखते हैं और कहते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी ने, इंडस्ट्रियल सोसाइटी ने लोगों को केवल कंज्यूमर बनाकर रख दिया है। पहले वो अपने स्टेट में कंज्यूमर थे, लेकिन अब वो ग्लोबल कंज्यूमर बन चुके हैं। उनकी कोई और आइडेंटिटी बची ही नहीं है, केवल कंज्यूमर है। आपके प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं। और ये इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में जो बिजनेसमैन होते हैं, ये केवल व्यक्तियों को कंज्यूमर के रूप में देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकता है, और कोई कुछ नहीं, उसका वेलफेयर कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। फैक्टर ऑफ मार्क्स नाम की बुक जैक्स डेरिडा लिखती है 1993 में। अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी थियोडोरो अडोर्नो 1950 में लिखते हैं। और टुवर्ड्स रैशनल सोसाइटी ये जर्गन हैबरमास लिखते हैं ये बुक। तो हमारा यहाँ का आंसर हो जाएगा वन डायमेंशनल मैन। आगे पूछा गया है कि म्यूनिक ट्रीटी, म्यूनिक एग्रीमेंट कब साइन की गई थी? तो ये बात है 1938 की। किस किस के बीच में साइन हुई थी? तो एक तरफ थे यूके और फ्रांस। और किसके साथ साइन की गई थी? जर्मनी के साथ। हम जानते हैं 1938 का समय, ये वो समय है जब वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू होने वाला है। हिटलर जर्मनी को रूल कर रहा है और अपना आप को विस्तार करना चाहता है। तो ऐसे में सबको पता है कि जर्मनी काफ़ी खतरनाक है। तो यहाँ पर यूके और फ्रांस एग्रीमेंट साइन करते हैं जर्मनी के साथ। कहते हैं कि आप एक्सपेंशन मत कीजिए। इनको डर है कि अगर जर्मनी एक्सपेंड करेगा तो यूके और फ्रांस पर भी खतरा आएगा। तो ये म्यूनिक एग्रीमेंट साइन करते हैं, म्यूनिक एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि हमारे और आपके बीच में चेकोस्लोवाकिया आता है। हम आपको अलाउ करते हैं कि आप चेकोस्लोवाकिया को एनेक्स कर लीजिए, चेकोस्लोवाकिया को हड़पा लीजिए, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ोगे। ये यूके और फ्रांस ने कहा। किसको कहा? जर्मनी को कहा। हालांकि चेकोस्लोवाकिया को एनेक्स करने के बाद फिर इनका भी नंबर आ गया था। फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो ही गई थी। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट नाम की बुक किसने लिखी है? तो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट नाम की बुक 1954 में लिखी गई थी। किसके द्वारा? पीटर ड्रकर्स के द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एग्जाम में कभी भी पीटर ड्रकर का नाम आएगा या फिर द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का नाम आएगा, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी इनसे रिलेट करती है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बदल बदल कर। कैसे पूछ लेंगे? पीटर ड्रकर ने कौन सी बुक लिखी थी? द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। कौन से साल में लिखी थी? 1954 में। कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का। क्या होता है उसमें? उसमें ये होता है, इसमें कहा जाता है कि जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉय है, मैनेजर और एम्प्लॉय जो है, दोनों को साथ मिलकर गोल को सेट करना चाहिए। लिमिटेड टाइम में उनको कवर करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए और अपने गोल्स को इस प्रकार सेट करना चाहिए कि जो ग्रेटर गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछा गया कि कौन से आर्टिकल्स गवर्नर से रिलेट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम जानते हैं आर्टिकल 55, आर्टिकल 155 गवर्नर की अपॉइंटमेंट की बात करता है। आर्टिकल 159 गवर्नर की ओथ की बात करता है। आर्टिकल 176 स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर की बात करता है। लेकिन आर्टिकल 123 गवर्नर की पावर के बारे में बात नहीं करता, ऑर्डिनेंस इशू करने की।
किसके बारे में बात करता है? प्रेसिडेंट की पावर के बारे में बात करता है, ऑर्डिनेंस इशू करने की। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। आर्टिकल 333 में अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज बाय द गवर्नर, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो हमारा ए बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा स्टेटमेंट। ए बी सी देख लेते हैं। तो ए बी सी इधर है। अब आप पूछोगे ठीक है 123 में तो आपने प्रेसिडेंट का बता दिया कि वो प्रोमुलगेट करता है ऑर्डिनेंस को जारी करता है, लेकिन गवर्नर का क्या? तो गवर्नर आर्टिकल 213 के तहत ऑर्डिनेंस इशू करता है। आगे देख लेते हैं हम। यहां पर हमसे पूछा गया है कि फेमस बुक मैन हु मैनेज ऑन द एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइफ किसने लिखी थी? तो ये थे मेलविल डेल्टन ने लिखी थी। इसमें कहते हैं मैन हु मैनेज, इसमें कहते हैं कि मैनेजर, इसमें मैनेजर के बिहेवियर की बात की जाती है, मैनेजर के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। इसमें कहा जाता है कि केवल मैनेजर ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन भी मैनेजर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। दोनों एक दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। ऐसा मैन हु मैनेज नाम की बुक में कहा गया है मेलविल डेल्टन के द्वारा। फ्रांसिस लिकार्ट का हमने मॉडल देखा है, अब्राहम मास्लो का भी हमने मॉडल देखा है। आगे चलते हैं। यहां पर हमसे पूछा गया है कि किसने बुक लिखी है द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। तो ये बुक लिखती है हन्ना अरेंट। कब लिखती है? 1951 में बुक लिखती है ये। उसमें बताती है, उसमें डिस्कस करती है कि किस प्रकार से नाजिज्म और फासिज्म या स्टालिनिज्म का किस प्रकार से राइज हुआ, ऐसी क्या कंडीशन बन गई जो इस प्रकार की अथॉरिटेरियन रिजीम्स का उदय हुआ। तो ये हन्ना अरेंट कहती है। और व्यक्तियों की बुक्स की बात कर लें तो जॉन रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस देते हैं 1971 में, कार्ल मार्क्स इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1844 में, थॉमस होब्स लेवियाथन। हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमसे पूछा गया है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है कौन से राज्य में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, उनके लोअर हाउस की। तो लोअर हाउस में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब सबसे पहले सबसे ज़्यादा किस राज्य में सीट है लेजिस्लेटिव असेंबली की और आखिरी में सबसे कम किसकी है। तो हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में है 403, तो सबसे पहले। उसके बाद हम 234 राजस्थान में है, 230 मध्य प्रदेश में है, 200 तमिलनाडु में है और असम में 126 है। तो इसके अनुसार हम देख लेते हैं कितना बैठेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। बात करें ठीक है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हम आगे बढ़ते हैं। फिर से देखो क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया हमसे। क्या पूछा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्रोनोलॉजिकल लगाना है। तो या तो आपको सारी क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए या फिर आपको कुछ वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के पता होने चाहिए कि हाँ ये इनके बाद आए थे, फिर ये इनसे पहले आए थे। तो हम देखते हैं, तो जीएस पाठक इनमें सबसे पहले आए थे, ये शायद फोर्थ या फिफ्थ नंबर पर थे। इनके बाद बीडी जेठी आए थे, फिर एम हनुमंथैया। तो देख लेते हैं ईडीसी कहाँ पर है, ईडीसी देखिए ये है। फिर उसके बाद के आर नारायण, फिर शेखावत जी आए थे। तो अगर आपको पता है कि आगे पीछे कौन थे, जैसे यहाँ पर पाठक साहब जेठी से पहले आए थे, तो इससे हमें समझ में आ गया कि हाँ किस प्रकार से क्रोनोलॉजी इस क्वेश्चन में बैठने वाली है। हम आगे देखते हैं। फिर से हमसे बुक के बारे में पूछा गया है, कहा गया है कि अ प्ली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसको द्वारा लिखी गई है।
तो ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखी गई है। जयप्रकाश नारायण जी ने एक और बुक लिखी है, प्रिजन डायरी। प्रिजन डायरी नाम की बुक 1979 में पब्लिश हुई थी। ये इमरजेंसी के दौरान ही जब इनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया था, तब इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के रूप में लिखी थी। भगत सिंह की बात करें तो 1931 में बुक लिखते हैं, वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। 1901 में बुक लिखते हैं दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ की भी थ्योरी देते हैं ये। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ये सेकंड प्रेसिडेंट भी थे कांग्रेस के 1986 में, 1886 में, और 1893 में भी थे, और 1906 में भी थे। 3 बार रह चुके थे ये। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये 1936 में बुक लिखते हैं एन ऑटोबायोग्राफी, और 1946 में बुक लिखते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो हमारा इसका आंसर हो गया जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण टोटल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, उसमें कंप्लीट, उसमें सप्त क्रांति की बात करते हैं, 7 रिवोल्यूशन। जयप्रकाश नारायण डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, और पीपल्स पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछा गया है, Who among the following viewed nationalism as cultural artifacts of a particular kind, defining the nation as a imagined community? तो पूछा गया कि कौन सा इनमें से ऑथर डिस्क्राइब करता है नेशनलिज्म को, नेशन को इमेजिन्ड कम्युनिटी के रूप में। वो बोलता है कि ये तो केवल दिमाग में है। तो अब आप बोलोगे ये तो बेनेडिक्ट एंडरसन है। 1983 में इमेजिन्ड कम्युनिटी नाम की बुक लिखी जाती है इनके द्वारा, और उसमें ये इमेजिन्ड कम्युनिटी में, बुक में ही इमेजिन्ड कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट देते हैं। कहते हैं जो नेशन है वो इमेजिन्ड कम्युनिटी है, ये बस हमारे द्वारा सोची गई चीज़ है। अब आप पूछोगे इमेजिन्ड कम्युनिटी कैसे, ये तो वास्तविकता में हम देखने को मिलती है। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, बाउंड्री डिमार्केट हो रखी है, फिर इमेजिन्ड कम्युनिटी क्यों है? तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए जैसे आप कभी दूसरे शहर में, फिर काफ़ी दूर किसी स्टेट में जाते हैं, और वहाँ पर आपके गांव का कोई व्यक्ति मिल जाता है, चाहे आप उसको कभी जानते भी ना हो, लेकिन आपको पता लगता है कि ये मेरे गांव का है, तो एकदम से आपको उसके प्रति लगाव आ जाएगा जब आप दोनों किसी बाहरी जगह पर मिलोगे। ऐसे ही देख लेते हैं, मान लीजिए एक स्टूडेंट है आंध्र प्रदेश का, और दूसरा स्टूडेंट है उत्तर प्रदेश का। ये दोनों पढ़ने जाते हैं यूएसए में, दोनों स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं यूएसए में। वहाँ पर दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, कभी मिले भी नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है तो इन दोनों में एकदम से भाईचारा जाग जाएगा। क्यों? क्यों हम एक नेशन से हैं, हम भारत से हैं, हम दोनों भाई भाई हैं, भले कभी मिले ना हो। तो एकदम से क्या ट्रिगर हुआ इनके अंदर जो इनको एक कम्युनिटी बनाकर रख दिया कि हम दोनों तो एक ही हैं, हम दोनों तो एक ही राष्ट्र से हैं। तो वो क्या है? वो नेशन। तो इसी बात को बेनेडिक्ट एंडरसन कहते हैं कि देखिए, हम काफ़ी लोग हैं हमारे देश में जिसको हम कम्युनिटी कहते हैं, काफ़ी लोग हैं जिनसे हम मिले भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें अपना मानते हैं। कभी मिलेंगे भी नहीं, फिर भी हम उन्हें अपना मानते हैं। चाहे तमिलनाडु से हो, चाहे आंध्र प्रदेश से हो, चाहे आसाम से हो, वो हमें कहीं भी मिले, हम उन्हें अपना ही मानेंगे। तो ऐसी ही बात करते हैं कि नेशन जो है इमेजिन्ड कम्युनिटी है, बस दिमाग में है हमारे। जैसे पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, लेकिन पहले अगर बात करें जब फ्रीडम स्ट्रगल की बात चल रही थी तो सब एक ही थे, चाहे पंजाब में हो चाहे बलूचिस्तान में हो। लेकिन अगर आज बात करें तो क्या हम उन्हें अपना मानते हैं? नहीं। कारण क्या है? क्या उनका रंग बदल गया? क्या उनका कल्चर बदल गया? क्या उनका खान पान बदल गया? नहीं बदला ना। क्या बदला? देश बदला, और उसी से हमारे सेंटिमेंट भी बदल गए। तो हमारे दिमाग में चीज़ें बदली, और उससे अब हम उनको अपना नहीं मानते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आरटीआई के बारे में पूछा गया है। आरटीआई 2005 में आई थी। कहा है कि आरटीआई इज अ मीन ऑफ स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, एक साधन है डेमोक्रेसी को मजबूत करने का। किन कारणों से? पहला है ओपननेस,
इससे ओपननेस आती है, पता लगता है कि हाँ क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि छुप छुप कर चीज़ें हो रही हैं, पता भी नहीं चल रहा है कि काम हो भी रहा है नहीं हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी आती है, पारदर्शिता आती है, चीज़ें साफ साफ दिखती है कि किस प्रकार से प्रोसेस काम कर रहा है। अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, उनकी जवाबदेही तय होती है। मेंटेनिंग सिक्रेसी नहीं, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म नहीं। तो ACE देख लेते हैं ACE को। ये 2005 में आया था। RTI का फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन, कि पब्लिक ऑफिस के रिगार्डिंग आप कोई सी भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। जैसे आप ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते जो काफ़ी सिक्रेटिव हो, जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेट करती हो, जो हमारे स्पाई एजेंट से रिलेट करती हो, जो आर्मी की स्ट्रेटेजिकली आर्मी से इंपॉर्टेंस रखती हो। आगे हम बात करें, अब देखिए फिर से क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन पूछ लिया गया है, और अब की बार तो हद है, यहाँ पर फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा गया है। इनको रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। या तो आप क्रोनोलॉजी याद कर लीजिए, फिर कुछ पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लीजिए, फिर थोड़ी अवेयरनेस रखिए। कैसे? 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है NK सिंह थे। अब मैंने थे क्यों कहा? क्योंकि अब 16th फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया जा चुका है, जिनका कार्यकाल 2026 से शुरू होगा। और सेकंड के सांथानाम थे। तो सबसे पहले ये आएगा, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में बोला है लेटेस्ट से पहले तक का, तो डी सबसे पहले आएगा। तो डी ये हो सकता है, तो इन दोनों को तो पहले एलिमिनेट ही कर दो आप। फिर आगे बात करते हैं, सांथानाम सबसे पहले आते हैं इन सभी ऑप्शंस में। तो देखिए ए कहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो हमारा ये सही हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप सही कर सकते हो, बस थोड़ा आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। और वो आप किस तरह रख सकते हो? जब आप फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ो, तो आप आवश्यक रूप में ये पढ़िए कि अभी कौन है फाइनेंस कमिश्नर, और कौन सी फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया गया है, और पहले या दूसरे कौन थे, या फिर सेकंड लास्ट कौन थे। इतना भी अगर आप पता रखोगे तो तब भी आपके क्वेश्चन सही होने की संभावना 90% हो जाएगी। फाइनेंस कमीशन की बात करें तो आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 281 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बारे में बात करता है। अब आप पूछेंगे कि शिवम सर, आपने अभी कहा ये 15th फाइनेंस कमिश्नर थे और इनका टेन्यूर हो चुका है, तो 16th फाइनेंस कमिश्नर कौन है? तो वो है अरविंद पेरगे नाम है उनका, ऐसा कुछ। इनका टेन्यूर जो है वो 2026 से लेकर 31 तक चलेगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर हमसे कुछ बुक्स पूछी गई हैं और कुछ ऑथर्स के नाम पूछे गए हैं। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट करता है। हालांकि ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन नहीं है, ऐसी बुक्स नहीं पूछी गई हैं जो हर बार पूछी जाती हैं या फिर काफ़ी पॉपुलर हो। फिर भी हम देख लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये RJS बेकर के द्वारा लिखी जाती है। तो फोर्थ का फोर्थ हो गया, तो इससे हम देख लेते हैं, देखो फोर्थ का फोर्थ। आगे हम देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी नाम की बुक कौन लिखते हैं? वो लिखते हैं डैनियल E. ग्रिफिथ। आगे देखते हैं हम, बिहेवियर अप्रोचेज टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसके द्वारा लिखी जाती है? ये रॉबर्ट प्रास्तुस के द्वारा लिखी जाती है। इसके बाद इमर्जिंग सिंथेसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये किनके द्वारा लिखी जाती है? ये केथ M. हेंडरसन के द्वारा लिखी जाती है। हम आगे चलते हैं, आगे हमसे पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिविजुअल की फ्रीडम को इंश्योर किया गया है। इस स्टेटमेंट से कौन कौन सी स्टेटमेंट अलाइन करती हैं, या फिर कौन कौन सी स्टेटमेंट इसको सही साबित करती हैं? पहला, लिमिटिंग द गवर्नमेंट, लिमिटिंग द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन होता ही इसलिए इससे गवर्नमेंट की पावर को लिमिट किया सके, उसको बताया जा सके कि गवर्नमेंट आप इससे आगे नहीं बढ़ोगे, इससे आगे आप पावर को एग्जर्ट नहीं कर सकते हो, सीमा में रहिए। तो ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है?
तो आर्टिकल 13 में दिया गया है, जहां पर रूल ऑफ लॉ की बात की गई है। फिर आगे लिखा गया है, पहले स्टेटमेंट हमारी सी हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो लेइंग डाउन द रिलेशंस बिटवीन स्टेट एंड इंडिविजुअल बाय डिमांडिंग देयर राइट्स रिस्पेक्टिव। तो स्टेट और इंडिविजुअल के रिलेशन की बात कहाँ करी गई है, जहाँ पर इंडिविजुअल के राइट की प्रोटेक्शन की बात हो, तो ये हमें फंडामेंटल राइट्स में हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। तो हाँ, ये भी सही है हमारा। आगे देखें, डिफाइनिंग सिविल राइट्स एंड लिबर्टीज, बिल्कुल सही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिविल लिबर्टीज का भी जिक्र में देखने को मिलता है आर्टिकल 19(1) में, जब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू डिसाइड एनीवेयर इन कंट्री, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन और फ्रीडम ऑफ राइट टू हैव प्रॉपर्टी। नहीं, राइट टू हैव प्रॉपर्टी नहीं है, वो आर्टिकल 300A में उसको भेज दिया गया है। वो लीगल राइट की श्रेणी में आती है, ना कि फंडामेंटल राइट की श्रेणी में। तो ये भी सही है। रिकॉग्नाइजिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, बिल्कुल सही है, फंडामेंटल राइट्स में है, रिकॉग्नाइज किया है इनको पार्ट 3 में। नो गारंटी फॉर द डिलीवरी ऑफ राइट, क्या ऐसा है, क्या कोई गारंटी नहीं दी गई है हमें कि हमारे राइट्स को सिक्योर किया जाएगा, डिलीवर सही से किया जाएगा? तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में ये इंश्योर किया गया है, रिट्स का प्रोविजन है हाई कोर्ट के लिए भी और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, जो इंश्योर करते हैं कि राइट्स की डिलीवरी होगी। तो ABCD को देख लेते हैं हम, ABCD हमारा ये सही हो जाएगा। बाकी हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, 22 पार्ट्स में वो डिवाइडेड था। हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमसे कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में पूछा गया है और कौन से ईयर में वो हुए थे इवेंट, वो दिया गया है। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। डिसमिसल ऑफ नाम बोदरी पद गवर्नमेंट, ये केरला शायद तमिलनाडु की गवर्नमेंट थी। 1959 में इनको हटाया गया था। ये पहले कम्युनिस्ट लीडर थे 1959 में। और किस तरह हटाया गया था, किस तरह हटाया गया था इनको स्टेट इमरजेंसी लगाकर हटाया गया था। वो पहला केस था जब आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट के ऊपर। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये 1984 की बात है, जब गोल्डन टेम्पल में आतंकवादी आ गए थे, फिर ब्लू स्टार चलाया था ऑपरेशन। उसके बाद हम जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी की किस प्रकार से हत्या कर दी गई थी। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। MM पुंछिक कमीशन रिपोर्ट कब आई थी? 2010 में आई थी। और सरकारिया कमीशन 1987-88 में आई थी। अब आप में से काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि MM पुंछिक कमीशन तो ये तो 2007 में आई थी, सरकारिया कमीशन तो 1983 में आई थी, फिर यहाँ पर 2010 और 1987 क्यों दिया गया है? तो देखिए, ठीक है 2007 में पुंछिक कमीशन आई थी, लेकिन ये 2010 में इसने रिपोर्ट सबमिट करी थी, तो हमसे यही पूछा गया है। सरकारिया कमीशन 1983 में आई थी और 1987-88 में इसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था। सरकारिया कमीशन जो आई थी सेंट्रल स्टेट को रिव्यू करने के लिए आई थी, सुधार बताने के लिए आई थी, रिकमेंडेशन देने के लिए आई थी। और पुंछी कमीशन किस लिए आई थी? सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन को अपडेट करने के लिए आई थी। तो A का हमारा 4th हो जाता है, तो B का 2nd, और ठीक है, इस प्रकार से हमारे ऑप्शन सही हो जाते हैं। C का 3rd, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है, इंडिया इज इमर्जिंग एज अ ग्रेट पावर ड्यू टू इट्स, किन कारणों की वजह से इंडिया एक ग्रेट पावर के रूप में इमर्ज होकर आ रही है? तो क्या वो ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर है, हमारी आर्थिक शक्ति बढ़ रही है इसलिए हम ग्रेट पावर के रूप में उभर कर आ रहे हैं? तो हाँ, बिल्कुल सही है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस, क्या हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन सुधर रहे हैं इसकी वजह से हम ग्रेट पावर बन रहे हैं? हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। मिलिट्री कैपेसिटी बढ़ रही है, हाँ बिल्कुल सही है, हमारी मिलिट्री कैपेसिटी बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन हमारी न्यूक्लियर कैपेसिटीज़ और जो मिसाइल्स कैपेसिटीज़ हैं अलग अलग प्रकार की, वो बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से ये भी कंट्रीब्यूट करता है।
इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट विद नेबर्स, क्या पड़ोसियों के साथ लड़ने से हमारी हमारी ग्रेट पावर होने का जो स्टेटस है वो बढ़ रहा है? तो नहीं, ऐसा नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। लड़ाई से अक्सर काफ़ी नुकसान होता है। हम देखते हैं गलवान वैली इंसिडेंट के बाद 2020 के, क्या इंडिया चाइना में कोई लार्ज स्केल या फिर बिग स्केल वॉर हुई? नहीं हुई, क्योंकि दोनों ही जानते हैं, दोनों को ही अंडरस्टैंडिंग है कि अब अभी हम डेवलप कर रहे हैं, अभी हमें काफ़ी लंबा पाथ चलना रहता है। तो ऐसे में अगर हम किसी नेशन के साथ, किसी भी पड़ोसी के साथ युद्ध में आते हैं तो हमारा भारी नुकसान होगा। तो इसलिए इंडिया और चाइना अपना पीछे पीछे हो गए कि भाई हम दोनों ठीक से बैठ जाते हैं, अपना बैठ कर बात कर लेते हैं। आगे बात करें डिक्रीजिंग सॉफ्ट पावर, नहीं, सॉफ्ट पावर के इंक्रीज होने से हमारी पावर बढ़ती है, सॉफ्ट पावर के डिक्रीज होने से तो उल्टा नुकसान होता है। तो ए बी सी को देख लेते हैं हम, ए बी सी। ए बी सी, तो यहाँ पर शायद ऑप्शन नहीं दिए गए हमें सही, तो फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो ए हमारा सही होगा, बी सही होगा और सी हमारा सही होगा। ठीक है, ये देख लीजिए आप। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछा गया है कि जो नरेगा है ये इम्प्लीमेंट कब हुई थी? तो जो नरेगा थी 2006 में इम्प्लीमेंट हुई थी, 2005 में आई थी। अब आप पूछोगे नरेगा क्या है? तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके तहत 100 दिन का आपको रूरल इलाकों में, जो ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा साल में। 2006 में आई थी ये इम्प्लीमेंट, 2005 में आई थी, लेकिन 6 में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, जिसको मनरेगा भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमसे पूछा गया है कि जो सप्तांग थ्योरी है, थ्योरी ऑफ सप्तांग राज्य, ये किसने दी थी? तो 7 लिम्स ऑफ स्टेट हम सब जानते हैं, काफी बेसिक सी बात है, ये कौटिल्य ने दी थी। 7 एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं स्टेट के, कौन कौन से हैं। किंग, जिसको स्वामी भी कहते हैं, अमात्य जिसको मिनिस्टर्स कहते हैं, जनपद टेरिटरी में आ जाता है, ट्रेजरी कोष जिसे कहते हैं हम, आगे दुर्ग फोर्ट, आगे दंड आर्मी, और फ्रेंड्स मित्र अलाई। तो ये हमारे 7 एलिमेंट हो चुके हैं। कौटिल्य सप्तांग थ्योरी देते हैं, मंडल सिद्धांत देते हैं। आगे हम देख लेते हैं, तो कौटिल्य इसका आंसर हो गया। आगे हम देखें, थॉमस होब्स लेवियाथन की बात करते हैं, लेवियाथन नाम की बुक भी लिखते हैं। जॉन लॉक थ्योरी ऑफ जस्टिस 1951 में, 1971 में लिखते हैं, और भी बुक्स लिखते हैं वो, पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 में लिखते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, कौटिल्य ने क्या लिखा है? अर्थशास्त्र। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, केवल कौटिल्य ही ने नहीं अर्थशास्त्र लिखा है, काफ़ी और लोग हैं एंशियंट इंडिया में जो अर्थशास्त्र को लिखते हैं, अपनी अपनी अर्थशास्त्र। जैसे अगर कौटिल्य की बात करें तो इनकी अर्थशास्त्र क्या बोलेंगे? कौटिल्य की अर्थशास्त्र। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमसे पूछा गया कि कौन से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था मीनार पाकिस्तान को लाहौर में? तो ये थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। 1999 की बात है, जब रिश्तों को सुधारने के लिए, भारत में ट्रेडिशन देखा गया है, जब जब नया प्राइम मिनिस्टर आता है तो पहले कोशिश तो करता ही है कि हम रिश्तों को सुधारें, पाकिस्तान के साथ रिश्तों को सुधारें। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी ये कोशिश की। बस डिप्लोमेसी कहा जाता है जब ये बस की यात्रा से लाहौर गए थे और लाहौर में मीनार पाकिस्तान देखी थी, जिससे रिलेशंस को सुधारा जा सके। लेकिन हुआ क्या, कुछ ही महीनों बाद इंडो पाक वॉर हो गया, कारगिल युद्ध शुरू हो गया। बात कर लेते हैं लाल बहादुर शास्त्री की। इनके दौरान 1965 का इंडो पाक वॉर हुआ था, इनके दौरान 1999 का इंडो पाक का कारगिल वॉर हुआ था। मनमोहन सिंह के समय में तो युद्ध नहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू के समय में 1962 में
इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट हुई थी। हम आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर की क्रोनोलॉजी से भी काफ़ी क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि डैग हैमरजोल्ड, इनको जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस कब अपॉइंट किया गया था? तो ये बात है 1953 की। इनको सेकंड सेक्रेटरी जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया था। अब इससे भी हमसे क्रोनोलॉजिकली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सेक्रेटरी जनरल्स को यूएन के हमें क्रोनोलॉजी में लगाइए। तो पहले आते हैं रिग्वे ली 46 से 52 तक। फिर आते हैं हमारे डैग हैमरजोल्ड, सेकंड है ये। थर्ड आते हैं यूथंड, फोर्थ आते हैं कुर्ट वाल्दीम, फिफ्थ आते हैं हमारे जेवियर, सिक्स्थ आते हैं हमारे बुटरस हाली, फिर आते हैं हमारे कोफी एनन, के बाद आते हैं बैन की मून, उसके बाद आते हैं जो अभी चल रहे हैं एंटोनियो गुटरस। इनके टेन्योर को देख लेते हैं। ये 53 से 61 तक थे, 61 से 71, 62 से 71 तक थे, 72 से 81 तक थे, और जेवियर 82 से लेकर 91 तक थे। बुटरस गाली की बात करें तो 92 से लेकर 96 तक थे। कोफी एनन की बात करें तो 97 से लेकर 2006 तक थे। और बात करें बैन की मून की 2007 से लेकर ये 2016 तक थे। और एंटोनियो गुटरेस अभी भी 2017 से लेकर गद्दी पर विराजमान है। तो इस प्रकार से इनकी क्रोनोलॉजी भी पूछ ली जाती है। बेहतर होगा कि इनको आप याद कर लीजिए, क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछा गया है हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट पायनियर्ड अ मूवमेंट व्हिच केम टू बी नोन एज। हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट ये अल्टन मायो ने कंडक्ट करवाई थी 1924 से लेकर 1932 के बीच में। 4 एक्सपेरिमेंट्स को करवाया गया था, जिसको हम ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, मैनेजमेंट की ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। इसमें अल्टन मायो कहते हैं केवल इकोनॉमिक फैक्टर ही इन्वॉल्व नहीं है, केवल इकोनॉमिक फैक्टर ही नहीं डिसाइड करता कि वर्कर कितना काम करेगा, कितनी उसकी एफिशिएंसी रहेगी। वे कहते हैं कि और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं वर्कर की एफिशिएंसी में, कि वर्कर कितना काम करेंगे, कितने समय तक आपकी कंपनी में काम करते रहेंगे। तो वो क्या फैक्टर हैं? वो हैं सोशल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर्स। ये सब फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं कि आप उसको सही वर्किंग कंडीशन दे रहे हो, क्या आप उसको ज़्यादा काम तो नहीं करवा रहे हो, क्या आप उसका सही बर्ताव कर रहे हो या नहीं, क्या उसको अप्रिसिएशन मिल रहा है नहीं, क्या उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है नहीं। ये सारे फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं वर्कर की एफिशिएंसी में। तो ऐसा अल्टन मायो कहते हैं। हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट में ह्यूमन रिलेशन अप्रोच कहा जाता है इसको। हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट में 4 एक्सपेरिमेंट्स थी। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि इंडिया ने कब ज्वाइन किया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, और इंडिया एज अ फाउंडिंग मेंबर ज्वाइन हुआ था उसमें। तो ये 1 जनवरी 1995 में। डब्ल्यूटीओ से पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो वर्ल्ड ट्रेड को रेगुलेट करने की कोशिश करती थी, जो थी गेट, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमसे पूछा गया थ्योरीज के बारे में और किस व्यक्ति ने उस थ्योरी को दिया था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन रिलेट करता है, तो देख लेते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट तो रिलेट करता है फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर से। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ये इकोनॉमिक मैन की थ्योरी में बिलीव करते हैं, कहते हैं कि मैन को केवल पैसा देते जाओ और वो काम करता जाएगा। ये थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिलीव करते हैं कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिनको अगर अप्लाई किया जाए तो सब चीज़ें सही से चलती रहेंगी। मैनेजमेंट को एज अ साइंस बोलते हैं। ये तो फादर हुए साइंटिफिक मैनेजमेंट के, लेकिन मदर किनको कहा जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का? वो थी लिलियन गिलबर्ट को कहा जाता है। आगे पीस रेट सिस्टम नाम की बुक लिखते हैं 1895 में। आगे देखते हैं लिंकिंग पिन मॉडल, ये रेंसिस लिकार्ट ने दिया था। लिंकिंग पिन मॉडल। एलिनेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ये कार्ल मार्क्स देते हैं। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये व्हाइट वाल्डो से रिलेट करता है। कैसे रिलेट करता है व्हाइट वाल्डो से? तो ये बात है 1966 के 67 की, जब ये सोचा गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तो रेलेवेंस काफ़ी खत्म हो रही है, क्या इसको पॉलिटिकल साइंस में ही मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि उस समय काफ़ी आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर आता है व्हाइट वाल्डो आते हैं। ये क्या करते हैं, यंग स्कॉलर्स को इकट्ठा करते हैं और 1968 में मिनोब्रूक में बुलाते हैं। में सभी स्कॉलर्स की एज जो थी 32 ईयर्स से कम ही थी, कि यंग स्कॉलर्स होंगे, नया दिमाग लेकर आएंगे। ऐसा हुआ भी। फर्स्ट मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस होती है 1968 में, जहां पर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नींव को रखा गया। कहा गया कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वैल्यूज को लाएंगे, पब्लिक पार्टिसिपेशन को लाएंगे, रिलेवेंस की बात करेंगे। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट कौन करते हैं? व्हाइट वाल्डो। देख लेते हैं हम। ए का हमारा सेकंड हो जाएगा, ए का सेकंड, ये सही हो जाएगा। बी का फोर्थ है, सही है। सी का 1, ठीक है। डी का 3rd। और अगर हम बात करें मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस की, तो अब तक 3 मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। फर्स्ट मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस 1968 में हुई थी, जिसको हेड किया गया था व्हाइट वाल्डो के द्वारा। उसके बाद 1988 में हुई थी, 20 साल बाद, जिसको फ्रेडरिक्सन के द्वारा हेड किया गया था। फिर उसके 20 साल बाद 2008 में फिर से मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस होती है, जिसको रोजमेरी ओलेरी के द्वारा हेड किया गया था। व्हाइट वाल्डो 1968 के दौरान एक बुक भी लिखते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम्स ऑफ टर्बुलेंस। हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमसे पूछा गया कि कौन से साल में गांधी जी ने दांडी मार्च को किया था। तो ये बात है 1930 की। तो क्या हुआ था, 12 मार्च 1930 में गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से चलते हैं। 78 डेलीगेट्स के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ, और 386 किलोमीटर्स कवर करके, 24 दिन की यात्रा करके, दांडी, जो कि एक गुजरात की कोस्ट पे विलेज था, उसके कोस्ट पर पहुंचते, कोस्टल विलेज था, वहां पर पहुंचते हैं। और वहां तक पहुंचते पहुंचते अब 24 दिन से यात्रा चल रही है, तो जाहिर सी बात है काफ़ी लोग देखेंगे, गांव-गांव में से होकर जा रहे हैं, रुक रुक कर जा रहे हैं। हज़ारों लोग इनके साथ जुड़ते चले गए। और जब ये तट पर पहुंचे दांडी के, तो हज़ारों लोग इनके पीछे खड़े थे। सरकार को भी पता था कि गांधी जी आ रहे हैं। गांधी जी ने, उस समय क्या था कि नमक, आप नमक नहीं बना सकते, तो गांधी जी ने कोस्ट पर आए, तट पर आए, गांधी जी ने नमक उठाया और नमक कानून तोड़ा, और सरकार के सिपाहियों ने फिर गांधी जी को तोड़ा। वे भी तैयार खड़े थे कि गांधी जी अब नमक उठाएंगे और नमक कानून तोड़ेंगे और हम इनको तोड़ेंगे। गांधी जी को तोड़ा, गांधी जी के फॉलोअर्स को, सभी को तोड़ा गया। तो 24 दिन की यात्रा थी, 1930 में शुरू करी गई थी, और 6 अप्रैल को ये कोस्ट पर पहुंच गए थे 1930 में। ठीक है, तो ये दांडी मार्च हमारी हो गई। काफ़ी सारी और भी मूवमेंट्स हैं, काफ़ी सारे और भी सत्याग्रह हैं जो गांधी जी से रिलेट करते हैं। जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917 की बात है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 की बात है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 की बात है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 6 अप्रैल 1930 में जब दांडी मार्च खत्म होने के बाद शुरू हो गई थी। काफ़ी बार थोड़ा कन्फ्यूजन भी आ जाता है कि 6 अप्रैल से शुरू हुई थी फिर 12 मार्च से शुरू हुई थी। तो जॉन सा आपको ऑप्शन में दे रखा होगा, वही आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमसे कुछ ह्यूमन राइट कन्वेंशंस, डिक्लेरेशंस के बारे में पूछा गया है, और किस साल उनको लाया गया था ये पूछा गया है। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कन्वेंशन रिलेटेड टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी, ये 1954 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था।
कन्वेंशन ऑन द चाइल्ड राइट्स की बात करें तो 1990 की बात है ये। कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये कब की बात है? 1981 की बात है। डिक्लेरेशन ऑन टॉर्चर, ये 1975 की बात है। तो देख लेते हैं हम, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। सी का फोर्थ, डी का सेकंड, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो 1954 में रिफ्यूजी को लेकर कन्वेंशन होती है, उसमें क्या भारत पार्ट है? हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमसे पूछा गया है कि कौन से साल में जापान ने मंचूरिया को इन्वेड किया था। जापान ने मंचूरिया को इन्वेड किया था, तो ये बात है 1931 की, जब मंचूरिया को इन्वेड किया गया था। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हमसे पूछा गया है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट को रिमूव किया गया था 9th शेड्यूल से। तो ये बात है 1978 की 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसको रिमूव किया गया था। वो आप पूछेंगे कि मीसा क्या था, क्या ये मीसा था क्या, ये क्या होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको 9th शेड्यूल में रखा गया। तो ये बात है 1971 की, जब मीसा को इंट्रोड्यूस किया गया। किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया? एंटी टेरर लॉ के रूप में, कि हम किसी भी आतंकवादी गतिविधियों को रोकेंगे। किस प्रकार से? अगर कोई भी इस कानून के अंडर में पकड़ा जाता है, उसको ट्रायल भी नहीं होगा, उसका सीधा जेल में जाएगा और जेल में जाएगा और काफी लंबे समय के लिए जाएगा, जिसका दुरुपयोग काफी इमरजेंसी के दौरान हमें देखने को मिला। और इसी कारण से 1978 में इसको फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको हटा दिया गया। अब यहाँ पर 9th शेड्यूल में इसको डाला गया था। वह बोले 9th शेड्यूल क्यों? तो 9th शेड्यूल में कोई सा भी अगर सब्जेक्ट या इश्यू को डालते हैं तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी राय नहीं दे सकता, उसको हटा नहीं सकता, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। बात करें और दूसरे अमेंडमेंट्स की, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में जो आया था, ये एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत आया था। एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था, इसके अंदर 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था। कहा गया था कि दल बदल जो किया जाता है पॉलिटिशियंस के द्वारा, ये नहीं किया जाएगा, किया जाएगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 76 में आया था। प्रियम्बल को पहली बार इसमें अमेंड किया गया था। सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी नाम के शब्द प्रियम्बल में जोड़े गए थे। फंडामेंटल ड्यूटीज को भी जोड़ा गया था। शुरुआत में हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, लेकिन आज हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, जिसमें 11th जो है 2002 में 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ी गई थी, जो एजुकेशन से रिलेट करती है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे ऑथर्स के नाम पूछे गए हैं और बुक्स पूछी गई है उनकी। हम जानते हैं जॉन रॉल्स की बुक है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, 1993 में लिखते हैं। हन्ना आरेंट ऑन रेवोल्यूशन लिखती हैं। प्लेटो ऑन लॉ लिखते हैं। जॉन लॉक लॉ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन लिखते हैं। तो हमारा ए का फर्स्ट हो जाएगा, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड। एक ही ऑप्शन से अगर हमें एक भी पता है, एक भी क्लू पता है, उसी से हमारे ऑप्शन, उसी से हमारा क्वेश्चन सही होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं हम। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। से पूछा गया है, आखिरी नहीं, अभी कुछ और क्वेश्चन रहते हैं। इन विच जनरल इलेक्शन द प्रिवेलिंग डोमिनेंट कांग्रेस पार्टी लॉस्ट हाफ ऑफ द स्टेट टू द अपोजिशन। कौन से इलेक्शन के बाद कांग्रेस ने हाफ ऑफ द स्टेट में अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को खो दिया था? तो ये बात है 1967 की। शुरुआत में हमें यह देखने को मिला इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि उस समय नेशनलिज्म पीक पर था, भाई कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी दिलाई थी, ऐसा डिस्कोर्स फैलाया गया था।
तो ऐसे में हर जगह कांग्रेस ही कांग्रेस, सभी राज्यों में सभी जगह कांग्रेस थी, सेंटर में भी कांग्रेस थी। लेकिन बीतते समय के साथ 20 साल बीत गए, 67 तक आ गया समय, तो काफ़ी डिस्कंटेंट आना शुरू हो गया, नई नई पार्टीज, नई नई रीजनल पार्टीज उभर कर आनी शुरू हो गई। तो वही इसी कारण से आधे से ज़्यादा स्टेट में फिर कांग्रेस हट गई और दूसरी रीजनल पार्टीज आनी शुरू हो गई। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछा गया है, कौन कहता है हिस्ट्री इज द ग्रोथ ऑफ रीजन टू conciseness of itself and the constitutional legislative state in the culmination is the culmination of history. Who stated history is the growth of reason to conciseness of itself and the constitutional legalistic state in the is the culmination of history. तो ये बात फ्रेडरिक हिगल कहते हैं। हम जानते हैं डायलेक्टिक्स ऑफ आइडिया की बात करते हैं, जिसमें कहते हैं कि आइडिया ज़्यादा ज़रूरी है। आइडिया की थीसिस सिंथेसिस और एंटीथीसिस और सिंथेसिस की बात करते हैं। कहते हैं पहले एक आइडिया आया, उसके खिलाफ दूसरा आइडिया आया, इन दोनों के टकराव से जो बना वो तीसरा आइडिया है जो इन दोनों आइडिया से बेहतर था। ऐसे ये साइकिल चलती चली गई। तो ये डायलेक्टिक्स ऑफ आइडिया है, ये कौन देते हैं? फ्रेडरिक हिगल देते हैं। और वो ये कहते हैं जो आज के समय में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल स्टेट देखने को मिल रहा है वो क्या है? वो हिस्ट्री में जो इवॉल्व हुई है कॉन्शियसनेस इंसानों की, उसका कल्मिनेशन है, उसका परिणाम स्वरूप है, जो हमें इतने अच्छे अच्छे प्रिंसिपल देखने को मिलते हैं, लिबर्टी, फ्रीडम। ऐसा नहीं है कि हम यूरोप में एक रात सोकर उठे लोग और उनको लिबर्टी, इक्वालिटी ये सब समझ में आ गई, ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी समय लगा, काफ़ी इवोल्यूशन हुआ आइडिया का, तब जाकर हमें ये प्रिंसिपल आज देखने को मिलते हैं। तो ऐसा हिगल कहते हैं। जॉन लॉक की बात करें, इनको फादर ऑफ मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का फादर कहा जाता है। फ्रांस फैनॉन, ये एंटी कॉलोनियल थिंकर थे। 2 बुक इनकी काफ़ी फेमस है, रिचर्ड ऑन द अर्थ और ब्लैक स्किन व्हाइट मैन। मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट 1791 में बुक लिखती है, विंडिकेशंस ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। हम आगे बढ़ते हैं। आगे फिर हमसे फीचर्स के बारे में पूछा गया है और पूछा गया है कहाँ से हमने इनको लिया है। तो फंडामेंटल राइट्स हम जानते हैं हमने यूएसए से लिए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरलैंड से ली है। इमरजेंसी प्रोविजंस पावर्स हमने जर्मनी से ली है। ड्यूटीज हमने यूएसएसआर से ली है। मैच कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स अमेरिका, ड्यूटीज यूएसआर, इमरजेंसी जर्मनी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का फोर्थ। तो इस प्रकार हमारा ये भी क्वेश्चन सही हो जाएगा। आज के आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं हम। अब देखिए, इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सी कमेटी को अपॉइंट किया गया था जनता पार्टी गवर्नमेंट के दौरान रिव्यू करने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। देखिए, अगर आपको ये भी नहीं पता कौन सी, मतलब फैक्चुअल बिल्कुल आप करेक्टली नहीं पता कि कौन सी कमेटी को अडॉप्ट किया गया था, कौन सी कमेटी को गठित किया गया था, तो हम देख सकते हैं कि जनता गवर्नमेंट कब आई थी? 1977 के आसपास की बात है ये। अशोक मेहता कमेटी कब बनी थी? 1977 में बनी थी, जिसमें 2 टायर पंचायती राज के बारे में कहा गया था। तो आज की क्लास में इतना ही है, बाकी हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी। आने वाले समय में कुछ टॉपिक्स पर लेक्चर भी आने वाले हैं और आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।